Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is Biot-Savar's law. That law belongs to magnetostatics. ये लॉ क्या कहता है? The Biot-Savar's law is derived from Ampere's circuit law. तो आपको पता है कि हम एम्पेयर सर्किट लॉ पहले से जो है वो ड्राइव कर चुके हैं, उसको डिफाइन कर चुके हैं, और वो क्या कहता है कि वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल होता है किसी भी जगह पे उसके वो इक्वल होता है उसके एक्सिस के अंदर जो उसका काज होता है, जो करंट डेंसिटी होती है उसके। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि किसी भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कल्स में है, कर्ल्स में है, तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी जे। और वो ये बेसिकली बता रहा है कि उसके एक्सिस के अंदर जो करंट की डेंसिटी होगी, ये जो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड के ये रिंग्स हैं ये उसके इक्वल हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पे करंट डेंसिटी मौजूद है तो उसकी सराउंडिंग में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होती है। तो ये चीज़ तो ज़ाहिर है एम्पेयर सर्किट लॉ में हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये बियर्सवर्थ लॉ ये क्या कहता है? असल में ये कहता है कि कैसे हम जो है वो किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं यूजिंग दैट करंट। करंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो उसके लिए ये जो रिलेशन हमें बताता है, उसके लिए जो हम जो ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशंस का जिक्र किया गया है। क्योंकि जो करंट है अगर तो वो किसी लाइन में है, करंट लाइन में है तो उसके लिए एक्सप्रेशन डिफरेंट है। देखिए लाइन इंटीग्रल इस्तेमाल किया गया है, सिंगल और एल साथ में लिखा गया है, यानी एच एल के लिए एक्सप्रेशन ये होगा। ये तफसील में हम एक एक करके देखेंगे। इसी तरह अगर सरफेस करंट है, करंट किसी सरफेस पे है, टू डायमेंशनल है, उस सूरत में सरफेस इंटीग्रल इस्तेमाल होगा। और अगर करंट जो है वो वॉल्यूम की शक्ल में है तो उस सूरत में ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रल इस्तेमाल होगा। तो ये मैं बताता चलूँ कि हकीकत में करंट जो है वो वॉल्यूम की शक्ल में ही होता है। दैट्स वाई अगर आप देखें तो सिर्फ इसी में जे इस्तेमाल किया गया है। तो असल सूरत में तो यही होती है, लेकिन हम स्टडी के लिए जो है वो पहली दोनों सूरतों को यानी लाइन वाली और शीट वाली को भी कंसिडर करते हैं। इससे हमें हेल्प मिलती है। बट एक्चुअली जो है करंट जो है वो वॉल्यूम में ही क्योंकि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और ये वाली शेप ही जो असल इसकी रियल फेस है आप कह सकते हैं बियर्सवर्थ लॉ का। तो अब हम थोड़ी सी तफसील से देखेंगे इन तीनों को। अब हमने क्या किया है, मैं वापस अगर पीछे जाऊं तो बेसिकली हम पहले पार्ट को ले रहे हैं। हम सिर्फ लाइन करंट को ले रहे हैं कि कोई लाइन है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और हम जब हम लाइन कह रहे हैं तो इसको आप कंडक्टर मत सोचिएगा, क्योंकि कंडक्टर जो है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है, वो तो 3D होता है एक्चुअल। हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई हम सिंगल इंटीग्रल लेंगे। तो बेसिकली छोटी छोटी डिफरेंशियल लेंथ्स में कैलकुलेशन करता है वो। छोटी छोटी लेंथ्स पे कैलकुलेशन करते 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 जब सारी लेंथ्स को वो मिलाएगा, इंटीग्रेट करेगा अलोंग द लेंथ, तो आपके पास टोटल उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो लिहाजा अगर हम उसने ये यहाँ पे एक लाइन दिखाई है, उस लाइन में से ये करंट आई फ्लो कर रहा है, और उसने थोड़ी देर के लिए इस लाइन में से बहुत छोटा सा एक डिफरेंशियल लेंथ ली है जिसको डी एल कहते हैं। और ये जो छोटी सी डिफरेंशियल लेंथ डी एल है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो लिहाजा ये एक प्रोडक्ट है, यानी ये बताता है कि इस जगह पे करंट कितना है, वो बेसिकली प्रोडक्ट है करंट का और इस डिफरेंशियल लेंथ का। तो आप अगर इक्वेशन पे गौर करें तो ये जो इस जो डिफरेंशियल करंट है, ये डिफरेंशियल करंट जो है ये सबब बन रहा है, वजह बन रही है, या काज बन रहा है कि क्योंकि करंट मौजूद है तो उसके सराउंडिंग में डेफिनेटली फिर क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफरेंशियल जो लेंथ है, ये डिफरेंशियल करंट जो है वो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है। तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पता है वो यहाँ रेड कलर में शो की गई है। और उसको अब बाकी तीसरी चीज आप ये देखें कि ये यहाँ पे ए आर एक वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, उसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये ए आर क्या है, ओवर 4 पाई आर स्क्वायर।
4πr² बेसिकली ये पहले भी आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के लिए देखते थे हम, तो या फोर्स देखते थे, तो वहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में हमेशा 4πr² का इस्तेमाल होता था। तो ये बेसिकली आर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम जो है वो h को मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एक्चुअली h मालूम करना चाह रहे हैं। और हम h कैसे मालूम करेंगे? छोटे छोटे डिफरेंशियल पीसेस में, कि छोटे छोटे पीस हैं, ये छोटा पीस है, तो ये छोटे छोटे जो हैं पीसेस की शक्ल में हम मालूम कर रहे हैं। बाद में हम सारे इंटीग्रेट करके इकट्ठे करके पूरा h निकालेंगे। जब हम h मालूम करना चाह रहे हैं, हम ये फैसला करेंगे कि हम h कहाँ मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जो करंट है इस जगह पे, जो आई डिफरेंशियल करंट है आईडीएल, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म के रिंग्स हर जगह मौजूद हैं। वो इतने फासले पे भी मौजूद हैं, वो इतने फासले पे भी मौजूद हैं, वो उससे बाहर भी मौजूद है। फिर ये करते करते बाद में एक जगह पे जाके ये फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल आप अभी कौन सा मालूम करना चाहते हैं, कितनी दूरी पे देखना चाहते हैं? वो दूरी r है, और वो जो ए आर है ये वो यूनिट वेक्टर है जो इस डिफरेंशियल लेंथ से लेकर इस डिफरेंशियल जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तक के फासले को बताता है, और ए आर जो है ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो लिहाजा आप देखें कि आर यहाँ पे वो लेंथ है कि कितनी दूरी पे हम इसको मालूम कर रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। और ये आर वेक्टर जो है, ए आर वेक्टर बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। वो आप यहाँ से यहाँ तक एरो लगाएं और ये वेक्टर निकल आएगा। अब क्योंकि इस वेक्टर के साथ, इस ए आर वेक्टर के साथ ये जो आईडीएल है ये क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखें कि जब भी दो वेक्टर हो, जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का आता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। यानी वो एक तीसरी चीज होती है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो आप गौर करें कि ये जो डिफरेंशियल लेंथ है इसके साथ ये जो ब्लू लाइन है ये परपेंडिकुलर है। फिर फर्दर अगर रेड को देखें तो रेड इस ब्लू के साथ भी परपेंडिकुलर है, और एक्चुअली इस डिफरेंशियल लेंथ के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट हमारे पास ये डी एच है। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ बता रही है कि आई हमारा टोटल करंट है इन एलिमेंट। आई सारा करंट है, लेकिन हम इस वक्त सारा करंट, ये डिफरेंशियल करंट देख रहे हैं, तो खाली डिफरेंशियल करंट जो है वो क्या है? आईडीएल है। तो इसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट बनाया गया है इस ए आर वेक्टर के साथ, तो लिहाजा रिजल्टेंट हमें क्या मिला है? ये डायरेक्शन मिली है। ठीक है। यहाँ थोड़ा राइट हैंड रूल के साथ आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप इस रूल से वाकिफ़ ही हैं। दोबारा से वही इक्वेशन लिखी गई है कि ये बेसिकली आपको पता है कि अगर आप एक कंडक्टर को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो आपके अंगूठे की जो सिमत है ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन है, और ये जो उंगलियां आपकी जिस डायरेक्शन में ले रही हैं वो बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती हैं। और आप ध्यान देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के 4 रिंग्स दिखाए गए हैं। तो एक्चुअल में तो ये काफ़ी सारे होते हैं। तो आप कितनी दूरी पे लेना चाहते हैं वो दूरी आप पहले से तय कर लेते हैं। लिहाजा वो डिस्टेंस पहले से तय करते हैं, वही आपका आर डिस्टेंस होगा। और आप जिस पॉइंट से करंट लेना चाहते हैं और जहाँ तक लेना चाहते हैं, उस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जो एरो जो वेक्टर होगा वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर ये वाला ए आर होगा। ये आपको थोड़ा-सा दिखाया गया है रेडियल डिपेंडेंस का। रेडियल डिपेंडेंस से ये मुराद है कि अगर आप ये देखें कि ये जो आपको ग्रीन जो आपको या ब्लैक नज़र आ रहा है स्पॉट, ये बेसिकली कंडक्टर है, और ये कंडक्टर ऐसे है जैसे ये कंडक्टर ये हमारे मुँह की तरफ आ रहा है और उधर से ये देखें स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ठीक है? ये जो जगह है, ये समझें इसमें से करंट जो है वो हमारी तरफ, आउट ऑफ दैट स्क्रीन, ये हमारी तरफ आ रहा है करंट फ्लो करके। तो करंट अगर हमारी तरफ आएगा, अगर आप यहाँ पे जो है ना वो हाथ प्लेस करें और आपका अंगूठा आपके मुंह की तरफ हो, इस तरह से आप ये वाली शेप बनाएं कि आपका अंगूठा आपके मुंह की तरफ हो, तो लिहाजा आप देखिएगा कि उंगलियां आपकी इस तरह से कर लेंगी। और आप यहाँ से क्या देख सकते हैं? ये देख सकते हैं कि कैसे इस कंडक्टर के सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक रिंग्स होते हैं, और ये मैग्नेटिक रिंग्स जो हैं वो एक वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता देखें ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रही है, ये और बारीक हो रहा है, ये और बारीक हो रहा है, और करते-करते ये ख़त्म हो जाता है। इस ग्राफ के ज़रिए से बताया गया है कि कैसे r डिस्टेंस यहाँ से इधर जाएँगे तो r डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप जितना परे जाएँगे इतना r बढ़ता जाएगा।
तो आर की वैल्यू आप जितनी बढ़ाएंगे एच की वैल्यू जो है वो उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कहता है कि अगर आप आर जो है वो इतना कम कर दें, यानी इतना इसके करीब आ जाए कि आर अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, तो फिर एच इन्फिनिटी हो जाता है। असल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये आर ज़ीरो जब हो तो उसका मतलब है कि यहाँ कंडक्टर ही नहीं बचेगा। तमाम तरफ से अगर आर ज़ीरो पे आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और जब कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक्चुअली करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो एच कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता। अब इसी तरह इस चीज़ को लॉन्गिट्यूडनली दिखाया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये हमारा वो फोकल पॉइंट है जिसमें हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट पे जो करंट पैदा हो रहा है, इस करंट की वजह से जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो कैसी है। तो आप देखें रिंग्स को जब हम साइड से देखते हैं तो ये कैसे नजर आते हैं। तो इस वजह से आप देखें जो करंट पैदा हो रहा है, देखें वो एक जगह जाके वो भी आखिर रिंग्स जो है वो फिनिश हो जाते हैं, और इसी तरह आगे पीछे भी एक उसकी लिमिट है, उसके बाद वो फिनिश हो जाता है। लेकिन इसमें वो कहता है कि इसमें तकरीबन जो है वो आर क्यूब या जेड से जाहिर किया गया है जी डायरेक्शन के लिए। तो लिहाजा अगर आपको जी से समझ नहीं आता, तब अगर आप आर से समझें तो इसका मतलब है कि हर आर आर बाई क्यूब डिस्टेंस है, यानी और क्विकली जो है वो फेड आउट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली। तो लिहाजा अगर ये जो मैग्नेटिज्म है, ये देखें इस जगह पे जो कंडक्टर है, उसकी वजह से जो पैदा होने वाला वो मैग्नेट है वो यहाँ पे है। फिर इसी तरह यहाँ यहाँ अगर ये चीज़ ऐसे मूव करती जाए तो ये सारी जगहों को हम जमा करते जाएं, तो लिहाजा आप आईडीएल का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए आर के साथ, छोटे छोटे आईडीएल, आईडीएल वन, आईडीएल टू, आईडीएल थ्री, आईडीएल फोर, करते करते आप सारे आईडीएल जो है वो सारे जो है ना, हर एक जगह आईडीएल एक जगह है, उस जगह का जो डिफरेंशियल करंट है, उस जगह पे जो ए आर बनता है, आप उसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें और डिवाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर करें। ये अलोंग लेंथ अगर सारे के सारे सम अप किए जाएं, इंटीग्रेट किए जाएं, तो हमारे पास ये क्या निकलेगा, ये बेसिकली एक से जो निकलेगा वो डेल्टा एच निकलेगा। सारे डेल्टा एच अगर इकट्ठे होंगे तो इंटीग्रेट होके सारे का सारा मैग्नेटिज्म, सारी मैग्नेटिक फील्ड हम मेजर करने में कामयाब हो जाएंगे यूजिंग दैट लाइन। ये तब होगा जब हमारे पास करंट जो है वो किसी लाइन में से फ्लो कर रहा हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ थोड़ी एक बात और याद रखें, ये जो डिफरेंशियल करंट था आईडीएल, इसकी जो यूनिट है वो एम्पेयर मीटर है, यानी कि इस चीज़ की यूनिट एम्पेयर मीटर ही रहती है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि हम इवन जब सरफेस करंट को मेजर करेंगे या वॉल्यूम करंट को मेजर करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है उसकी यूनिट आप देखिएगा मुसलसल एम्पेयर मीटर ही रहेगी। तो ये कैसे होगा हम देखते हैं। अब हमारे लिए एक अगली सिचुएशन है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि पहली वाली सिचुएशन की ही एक एग्जांपल है एक तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लाइन करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अलोंग अ लाइन करंट। तो यहाँ जो लाइन से मुराद है वो बेसिकली जो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे और उसमें लाइन जो आपने चार्ज मालूम किया था, या गॉसेस लॉ में भी आपने ये लाइन वाला जो है वो एक किया था क्वेश्चन। तो ये बेसिकली वो वाला है जिसमें आप देखते होते हैं कि आपके टॉप और बॉटम पे या आपके जो है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जो इफेक्टिव होते हैं। तो आपको पता है कि उसमें हमें पता है कि हम सिर्फ कहते हैं कि रो वाला कंपोनेंट इफेक्टिव है, और साथ में रो बेसिकली आपको पता है वहाँ आर नहीं होता सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो लिहाजा यहाँ जो आर है वो वहाँ पे रो की सूरत अख्तियार कर लेता है। दूसरा, वहाँ पे जो है वो जो उसके आंसर्स होते हैं उसमें जो आप कह सकते हैं कि कौन सा एक्सिस जो है वो जिसके अलोंग जो है वो वेरी करता है, तो वो बेसिकली रो के अलोंग वेरी करता है, थीटा के अलोंग भी फील्ड वेरी नहीं करती, लेकिन वो फील्ड के लिए होता है। याद रखें कि फील्ड सारी जगहों एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फील्ड नहीं इस्तेमाल होगी, बल्कि यहाँ पे जो है वो फाई इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आई ओवर टू पाई रो ए फाई के बराबर होगा। और इसकी रीज़न ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते थे, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो उस पॉइंट से आप परे चले जाएं तो वो बदल जाती थी।
तो यहाँ पे ये है कि हम जब मालूम करते हैं तो हम एक ख़ास रिंग के लिए, ख़ास डिस्टेंस के लिए मालूम करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे वो वेरी कर जाती है, लिहाजा यहाँ पे इसीलिए ए रो का इस्तेमाल किया, ए रो की बजाय ए फाई जो है वो बाद में आया है। अगर मैं आपको दूसरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे क्यों वहाँ पे जो है ना जो है वो ए रो आता था और यहाँ ए फाई क्यों आया, तो दूसरी जो इजी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आपको मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जिन दो जो है वो वेक्टर्स के दरमियान में होता है, उन दो की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन के अलावा जो उन तीसरी डायरेक्शन जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, वो हमारा आंसर बनता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा आईडीएल है उसकी जो डायरेक्शन है वो जी की तरफ है, अपवर्ड है, और ये जो हमारा आर है इसकी डायरेक्शन यकीनी तौर पर रो वाली डायरेक्शन होगी, रो वाली डायरेक्शन होगी। तो अगर ये वाली डायरेक्शन ऊपर जी है और ये रो है तो इसके साथ जो है अगर फिर कहें कि ए तीसरी जो बनती है वो आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो ए फाइव बनती है, लिहाजा वो टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट होगी। वो टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट डिपेंड करता है, हम यहाँ मालूम कर रहे हैं तो यहाँ टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी, अगर यहाँ मालूम कर रहे हैं तो ये टूवर्ड्स ये फॉरवर्ड हो जाएगी, अगर ये जगह है तो यहाँ लेफ्ट हो जाएगी, ये जगह है तो ये हो जाएगी। लिहाजा ये एक वक्त में इस जी डायरेक्शन के साथ भी परपेंडिकुलर होगी और साथ ही साथ में इस रो वाले एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। अब देखें हम दूसरी सिचुएशन में आ गए कि जहाँ पे हमारे पास करंट जो है सरफेस करंट मौजूद है। अगर किसी जगह सरफेस पे करंट मौजूद हो तो उसको इस्तेमाल में लाते हुए उसको मैयर करके हम कैसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए अगर आप इक्वेशन पे गौर करें तो इक्वेशन में सिर्फ एक तब्दीली की गई है। एक तो ये है ही है कि यहाँ सरफेस इंटीग्रल इस्तेमाल होगा, लेकिन आप देखें कि डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है और इसी तरह आपका वो जो वेक्टर है डायरेक्शन जो दे रहा है आपके उस पैच से या उस एरिया से जो फील्ड तक जो का जो की जो डायरेक्शन है ए आर वो भी सेम है। तो यहाँ जो फर्क पड़ा है वो यहाँ वहाँ पे लाइन में आई डी एल था, अब यहाँ के डी एस है। तो के इसलिए है कि के बेसिकली हमारी सरफेस करंट डेंसिटी है, तो लिहाजा आप क्योंकि करंट वहाँ लाइन में था, अब यहाँ करंट जो है वो सरफेस पे है, तो के कहते हैं सरफेस करंट डेंसिटी को और इसकी यूनिट है एम्पेयर पर मीटर। तो अगर के की यूनिट एम्पेयर पर मीटर है और साथ डिफरेंशियल जो सरफेस है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वेयर है, तो मीटर स्क्वेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट जो डिफरेंशियल हमारा करंट बनेगा वो ए एम हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पर भी डिफरेंशियल करंट की यूनिट ए एम थी, जबकि वहाँ डिफरेंशियल करंट जो था वो आई डी एल के बराबर था, यहाँ डिफरेंशियल करंट जो है के डी एस के बराबर है। अगर ये सारी सरफेस है के, तो उस सूरत में सारी सरफेस की डेंसिटी के है, तो उसमें जो छोटा सा डिफरेंशियल जो हमने हिस्सा लिया सारी सरफेस सॉरी एस है, और उसमें अगर छोटा सा जो पीस लिया है वो डी एस डिफरेंशियल, तो उसकी जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी के डी एस, ये डिफरेंशियल करंट है, ये के डी एस छोटा सा ये जो पैच है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इस सरफेस पे जो मौजूद करंट है वो हम मालूम करें, तो ये मालूम करने के लिए जो है वो हमें एम्पेयर सर्किट लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। और असल में यहाँ पे इस करंट को मालूम करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास ये मेथड है एम्पेयर सर्किट लॉ का, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको सरफेस करंट डेंसिटी वाला मेथड है। तो बेसिकली इन दोनों मेथड्स की इक्वेशंस को हम लाएंगे और उनको फिर इक्वल करके लिखेंगे, वहां से हम रिलेशन डेवलप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करने के लिए, बल्कि पहले करंट को मेजर करने के लिए। तो उसमें जो पहला मेथड अपनाया गया है ये बेसिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी सही समझ आपको आएगी बाउंड्री कंडीशंस में। तो यहाँ आप गौर करें, ये जो सरफेस है इस सरफेस के सराउंडिंग में बेसिकली क्या मालूम करना चाहता है, वो एच मालूम करना चाहता है। तो एच अगर आप मालूम करना चाहते हैं, एच क्या है, वो चाहता है कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर करंट है, ठीक है। तो इसकी सराउंडिंग में जाहिर है इसके ऊपर और इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड वो मेजर करना चाहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप मेजर करना चाहते हैं उसके लिए वो क्या करता है कि वो एक यहाँ रेक्टेंगल ड्रा करता है, ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। और ये रेक्टेंगुलर जो है ये दोनों डायरेक्शंस में है। अगर आप गौर करें तो ये जीरो टू ए टू बी, बी टू जीरो,
ये अबव दैट सरफेस है, ये और टॉप ऑफ द सरफेस है, और फिर उसके बाद 0 टू सी, सी टू डी एंड डी टू 0 ये बिलो दैट सरफेस है, जो थोड़ा सा जो है ना इसको लाइट करके लिखा गया है क्योंकि वो सरफेस से नीचे है। इस जो ये जो बॉक्स लिया गया है इसकी जो विड्थ है ये डेल्टा डब्ल्यू है, और इसकी जो हाइट है वो डेल्टा एच है। तो इस तरह की हम जो है वो कर चुके हैं इससे पहले जब हमने बाउंड्री कंडीशन मालूम की थी। तो उसी तरह से बिल्कुल आप देखें कि ये क्या करता है कि ये इनको 6 हिस्सों में यहाँ से 0 टू ए, फिर ए टू बी, बी टू 0, 1 2 3 और इसी तरह नीचे भी 3, ये 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। तो जो हर पार्ट है वो ए टू बी, फिर बी टू 0, फिर 0 टू सी, सी टू डी, डी टू 0 एंड 0 टू वापस ए। तो ये 6 पार्ट्स हैं, सब में एच डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी तो अभी हम देख लेते हैं। इसमें जो पहली वैल्यू है, अगर मैं आपको गौर करें तो ये जो पहली वैल्यू है इसमें h क्या है, वो बेसिकली 0 टू ए, सॉरी ए टू बी, ए टू बी में अगर आप देखें तो ये देखें इसमें तीनों एक्सिस भी बताए गए हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ए टू बी जो है उसमें जो h होगा उसका नाम एच एक्स उसने लिखा है क्योंकि वो लॉन्ग x है, और टॉप इसलिए लिखा है कि वो बेसिकली टॉप ऑफ द सरफेस है। तो एच एक्स टॉप है, और साथ में जो L है वो क्या है, L जो है हमारे पास यहाँ इसकी विड्थ है सारी और वो डेल्टा W है। तो L की जगह डेल्टा W लिख दिया। H का बेसिकली इस डॉट प्रोडक्ट को हमने तोड़ दिया है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऐसे टूट गया है कि हमने H को सिर्फ H नहीं रखा, HX कर दिया है, तो लिहाजा ये डॉट प्रोडक्ट टूट के ये बन गया है। अब इसी तरह 0 टू B अगर जाएं, सॉरी B टू 0 जाएं, B टू 0 जाएं, तो यहाँ पे भी H जो है वो क्या होगा। अब माइनस का साइन क्यों आया कि डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड जब जाएं तो नेगेटिव साइन आता है, इसका नाम एच, ये भी एच एक्स ही होगा, सॉरी एच एक्स नहीं होगा बल्कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड जाने की वजह से ये जी होगा। तो एच जी है और ये ऊपर है तो लिहाजा टॉप है। साथ में विड्थ जो है कितनी है इसकी, ये डेल्टा एच बाई 2 है, हाफ ऑफ डेल्टा एच है, डेल्टा एच बाई 2 है। इसी तरह अगर हम जाएं 0 टू सी, तो अगेन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिहाजा माइनस एच जेड होगा, और नीचे जा रहे हैं इसलिए सरफेस के नीचे चले गए तो फिर बॉटम लिखेंगे, और विड्थ वही है डेल्टा एच बाई 2। फिर अगर हम सी से डी जाएं तो सी से डी जाते हुए जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी एच एक्स है, नेगेटिव इसलिए है कि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिहाजा नेगेटिव एच एक्स है, और बॉक्स बॉटम इसलिए कि वो बिलो द सरफेस है, और डेल्टा एच डेल्टा डब्ल्यू उसकी पूरी विड्थ है। इसी तरह डी से 0 जा रहे हैं, अब हम पॉजिटिव जी डायरेक्शन में जाएंगे तो लिहाजा पॉजिटिव सिंबल आएगा, एच जी आएगा, क्योंकि नीचे है अभी तो बॉटम आएगा, और विड्थ वही डेल्टा एच बाई 2 आ गई। इसी तरह वापस 0 से ए जब जाएंगे आखिरी टर्म जो है, तो 0 से ए में पॉजिटिव है तो एच अबव है और जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव एच जेड होगा, और टॉप है क्योंकि अबव द सरफेस है, और विड्थ वही आपकी डेल्टा एच बाई 2 है। तो यहाँ आप गौर करें कि ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी डेल्टा एच बाई 2, क्योंकि अगर आप इस डेल्टा एच को कम करके अप्रोच टू 0 कर दें, डेल्टा एच इतना कम कर दें कि 0 से अप्रोच करना शुरू हो जाए, तो ये बेसिकली टर्म्स, वैसे भी दो टर्म्स पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो जब ये कैंसिल होती हैं तो हमारे पास क्या करंट क्या बचता है, करंट की सिर्फ दो टर्म्स बच जाती हैं, एच एक्स टॉप डेल्टा डब्ल्यू माइनस एच एस एच बॉटम डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से वो कहता है कि क्योंकि सिमिट्री है, जैसी शक्ल ऊपर है वैसी शक्ल नीचे है, तो अगर इस तरह की सिमिट्री हो तो इसका मतलब है कि जो टॉप पे मैग्नेटिक फील्ड है बॉटम वाली मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। वो कहता है कि दोनों इक्वल है, लेकिन वो कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि करंट जीरो हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि करंट जीरो होता है, तो लिहाजा कहता है कि अगर करंट जीरो हो तो उस सूरत में ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी हों और करंट जीरो हो जाए। तो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड्स होती हैं, ऊपर फील्ड है उसकी डायरेक्शन और होगी, नीचे की और होगी, अगर ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएं उस सूरत में करंट जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट होके वो कैंसिल हो जाएंगी। तो लिहाजा वो कहता है कि एच एक्स जो है ये एच एक्स टॉप के बराबर है इज इक्वल टू माइनस एच एक्स बॉटम। तो लिहाजा अगर टॉप पे करंट फील्ड जो है पॉजिटिव है यानी उसकी एक डायरेक्शन है, तो फिर बॉटम पे फील्ड की डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। तो इस सूरत में जो इक्वेशन वो फिर बनाता है वो क्या कहता है कि करंट जो है इज इक्वल टू एच एक्स डेल्टा डब्ल्यू प्लस एच एक्स डेल्टा डब्ल्यू। तो उसने बेसिकली इसको क्या कर दिया है, सम अप कर दिया है। ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे आप देखें उसमें यहाँ नेगेटिव साइन था, उसने इसको पॉजिटिव कर दिया है। ये उसने बेसिकली साइन कैसे बदला है, उसने साइन ऐसे बदला कि उसने बेसिकली इसकी जगह
ये एक्स बॉटम वाले को नेगेटिव करवा के तो नेगेटिव को दोबारा पॉजिटिव कर दिया है। और ये नेगेटिव उसने कैसे किया है, वो कहता है कि ये दोनों मिरर मिरर इफेक्ट है इन दोनों का। तो लिहाजा मिरर इसकी सिमिट्री की वजह से उसने कहा है कि ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन ये ऑपोजिट हैं। तो लिहाजा आई जो है 2hx डेल्टा डब्ल्यू के उसने बराबर लिखा है। अब हमारे पास वो कहता है कि अगर हम इस करंट को मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी था, और वो था सरफेस करंट डेंसिटी का। तो वो कहता है कि जो करंट है वो के वाई डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। डेल्टा डब्ल्यू बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, इसकी विड्थ है, और के वाई बेसिकली इस वाई डायरेक्शन में सारी फैले हुए जो आपके करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू है। तो लिहाजा कहता है कि अगर करंट इसके इक्वल है और उधर से हमने 2hx ये वाली वैल्यू निकाली है करंट की, करंट इज इक्वल टू 2hx डेल्टा डब्ल्यू, तो इसका मतलब है कि करंट एक वक्त में इन दोनों के बराबर है। तो ये दोनों को हमने क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है। इससे पता चला है कि के वाई इज इक्वल टू 2hx। इसका मतलब है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसके 2 टाइम्स जो है वो उसकी वैल्यू होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक साइड पे सरफेस की ऊपर या सिर्फ नीचे, ठीक है, वो बेसिकली सरफेस डेंसिटी का हाफ होती है। तो 2 का आप इधर ले जाना आप उसे कहेंगे ये हाफ होती है। इसको एक और तरह से ज्यूम करने का आप ये देख लें, ये वही चीज़ है कि वाई इज इक्वल टू एच एक्स। ये देख लें कि अगर सरफेस के ऊपर है तो ये देखें कैसे उसके ऊपर ये फैली हुई है। तो करंट जो है वो सरफेस के साथ है, और ये ऊपर जो है ये रेड कलर के ये एच है। तो अगर मैं वही बोला था, अगर एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ तक ये है, साथ में एन इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने बताया कि डायरेक्शन मैटर करती है। एन का मतलब यह है कि सरफेस के साथ नॉर्मल। तो आप देखें कि ये जो एच है वो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल यानी जी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जी डायरेक्शन। तो जितनी ज़्यादा के की वैल्यू या करंट डेंसिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी ये एच उतना ही इंटेंस होता जाएगा, उतना इसका फैलाव बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन था बेसिकली सरफेस के लिए, क्योंकि सरफेस वाली इक्वेशन में हमारे पास जो सबसे पुरस्कार चीज़ थी वो के थी। कि के की वैल्यू कैसे करें, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको सरफेस की सूरत में कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम की अब सूरत है तीसरी। ये वॉल्यूम की इक्वेशन है और इसमें जो है वो जे डी वी लिखा गया है। तो ये डी वी यहाँ हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशियल करंट है। अगेन इसकी यूनिट एम्पेयर मीटर है, क्योंकि जो सिर्फ जे है उसकी यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वेयर है। मीटर स्क्वेयर जो है और वॉल्यूम में मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब के साथ ऊपर मीटर स्क्वेयर काटेंगे तो ऊपर सिर्फ मीटर बचेगा, तो वो एम्पेयर मीटर बन जाएगा। तो ये देखें एक दिखाया गया है कंडक्टर, उसमें ये दिखाया गया है कि ये किसी एक जगह पे क्रॉस सेक्शनली जो है वो करंट डेंसिटी है और वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। और एक डिफरेंशियल वॉल्यूम में एक करंट दिखाया गया जिसको डिफरेंशियल करंट का नाम दिया गया है जे डी वी। तो एक्चुअली जो है करंट बेसिकली इसी शेप में पाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया गया है, तो मैं चलते चलते आपको एग्जाम्पल का भी साथ में बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है कि एक जो कोएक्सियल केबल होती है उस कोएक्सियल केबल के बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी कि आप हमेशा आपने ये बात सुनी है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो उसकी सराउंडिंग में हम कहते हैं कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्या इस कोएक्सियल केबल की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस कोएक्सियल केबल के अंदर करंट कैसे फ्लो करते हैं। जब हमें करंट का पता चलेगा तो फिर हमें ये पता चलेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। तो सबसे पहले देखें, एक इनर कंडक्टर होता है। इनर कंडक्टर में फर्ज करें करंट जो है वो कैसे लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है या इस कंडक्टर के इनसाइड इसकी तरफ जा रहा है। और आपको पता है आउटर कंडक्टर में से भी करंट फ्लो करता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये करंट बेशक इसका फैलाव ज़्यादा है और इसका फैलाव कम है, लेकिन ये करंट बिल्कुल इक्वल होता है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये वाला करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये होता सेम है। अब ये एक लाइन इंटीग्रल लिया गया है इस कंडक्टर के सराउंडिंग में एल, ठीक है।
और देखना ये है कि इस L के साथ अब इस बाहर जो लाइन इंटीग्रल है, इस लाइन इंटीग्रल पे क्या करंट की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि करंट तो यहाँ पे जीरो होगा। करंट क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर चुका होगा। तो क्या देखना ये है कि क्या ये इक्वेशन आपने देखी है एम्पेयर सर्किट लॉ में, और एम्पेयर सर्किट लॉ में हम क्या करते हैं, एच डॉट डी एल से जो है ना करंट मालूम करते हैं। तो क्या यहाँ पे एच की कोई वैल्यू होगी? एक्चुअली यहाँ एच की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों करंट एक दूसरे को की फील्ड्स को, दोनों करंट्स की वजह से पैदा होने वाला फील्ड, क्योंकि दोनों करंट्स की ऑपोजिट हैं, दोनों करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगे, इसकी वजह से जो पैदा होगा, फिर इसकी वजह से जो पैदा होगा, वो दोनों भी ऑपोजिट होंगे। तो लिहाजा रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। तो रिजल्टेंटली जो है वो वी कंक्लूड दैट एच जो है वो जीरो होगा आउटसाइड ऑफ द कोएक्सियल केबल। थैंक यू वेरी मच।